वेलकम टू वर्कवाइज कनाडा। माय नेम इज जसकीरत एंड आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट बिल्डिंग वेल्थ इन कनाडा। विल टॉक अबाउट 3 नो नॉनसेंस स्टेप्स, बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दैट वाई दीज स्टेप्स आर नेसेसरी, क्योंकि इससे हम अपने टैक्सेस को बचा सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकते हैं एंड वी कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी विच अ लॉट ऑफ पीपल आर लूजिंग एंड दे आर लीविंग टैक्स फ्री गेन्स ऑन द टेबल। विल कीप इट सिंपल, विल कीप इट स्ट्रेट। बट आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू लेट यू नो कि इस चैनल पर हम वीडियोस बनाते हैं कनाडा में करियर इनसाइट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड। सो इफ यू लाइक सच वीडियोस, consider subscribing Workwise Canada, and without wasting any more time, let's dive into it. अब आज के वीडियो में हम 3 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत वैल्यूएबल हैं। एंड ऑल्सो आई वांट टू गिव यू अ डिस्क्लेमर बिफोर स्टार्टिंग दैट आई एम नॉट अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और एन एडवाइजर। दिस इज जस्ट बेस्ड अपॉन माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो इसलिए इस वीडियो को आप एक गाइडलाइन की तरह समझें, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनीथिंग वेरी केयरफुली। Now step 1, which a lot of people actually miss on, is a high active income. सबको वेल्थ का शौक है, पैसे सबको कमाने हैं, but a lot of people are still struggling to have a high income. Now how do I define high income? High income का मतलब है कि आप अपने खर्चों के अलावा, अपनी ज़रूरतों के अलावा अगर 20 से 30% you can keep aside for savings, for future investments, then you have an high active income. अब वो इनकम आपकी 50-60 हज़ार में भी हो सकती है, $1,00,000 में भी हो सकती है, और हो सकता है कि $2,00,000 में भी ना हो। It all depends upon your lifestyle, upon your responsibilities and आपका financial burden कितना है। I know people जो 60-65 हज़ार डॉलर ही बनाते हैं साल का, but they're still able to save 20% of their salary. And I also know people जो $1-1.5 लाख कमाने के बाद भी कुछ नहीं बचा पाते because they have a inflated lifestyle, या फिर उनके ऊपर जो डिपेंडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सो इट विल वेरी अपॉन योर सिचुएशन। बट याद रखने वाली बात यह है कि हाई इनकम डिफाइन होती है इस चीज़ से नहीं कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, बल्कि इस चीज़ से कि आप उस कमाई में से कितने पैसे सक्सेसफुली बचा रहे हो। तो अब इस बात को आप मानो या ना मानो, बट इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते कि योर इनकम, योर एक्टिव इनकम इज़ योर बिगेस्ट वेल्थ जनरेटर। क्योंकि अगर आपके पास वो नहीं है, ना आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाओगे, वांट्स तो दूर की बात है, उसके अलावा ना इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके पास पैसा बचेगा। सो इफ़ यू वांट टू लिव अ गुड हैप्पी लाइफ, इट्स अ नो ब्रेनर दैट यू वांट टू हैव हाई इनकम। एंड अगेन, हाई इनकम इन माई टर्म्स इज हाई सेविंग्स रेट। अगर आपका सेविंग्स रेट इज 20 to 30%, देन वट एवर इनकम यू आर अर्निंग इज गुड फॉर यू। एंड अगर वैसा नहीं है, देन यू नीड टू अपस्किल योर सेल्फ, यू नीड टू फाइंड वे टू इंक्रीज दैट एक्टिव इनकम। फाइंड अ साइड गिग। इफ यू आर गुड एट समथिंग, स्टार्ट टीचिंग दैट। एंड साइड गिग से भी मेरा मतलब ये है कि ऐसा कुछ करना साइड पे जो कि जितना आप उसमें एफर्ट डालेंगे, जितने आप उसमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डालेंगे, उतना आप उसमें बेहतर होंगे, उतना ही आपका अर्निंग पोटेंशियल बढ़ेगा आगे जाके। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइविंग अ टैक्सी ऑन द वीकेंड्स, दैट्स नॉट अ साइड गिग आई वुड लाइक यू टू बी अ पार्ट ऑफ, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपका अर्निंग पोटेंशियल कम होता जाएगा। कोई यंगर ड्राइवर आके आपकी जगह ले सकता है। नाउ बाय ऑल मीन्स आई एम नॉट लुकिंग डाउन अपॉन एनी जॉब, बट you need to understand that it's not a very high skilled job. किसी को भी ड्राइविंग का अगर एक्सपीरियंस है तो वो कल आके आपकी जॉब ले सकता है। बट अगर आपको ट्यूटरिंग का एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल, जितने साल आप उसमें बताएंगे उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से आप पढ़ा पाएंगे। एंड एसेंशियली दोज आर द काइंड ऑफ साइड गिग्स आई वुड वांट यू टू रिसर्च अबाउट। अब देयर आर प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आप इस माइंडसेट से ढूंढे कि हाँ मुझे अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाना है। अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं, यू कैन गो फॉर डिफरेंट सर्टिफिकेशंस टू सेल सिक्योरिटीज। इफ यू आर एन इंजीनियर, देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स दैट यू कैन डू टू इंक्रीज योर एक्टिव इनकम। एंड लेट्स से इफ यू हैव स्टार्टेड इन अकाउंटिंग, तो सीपीए जैसे कोर्स से आप अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ा सकते हैं। एंड नाउ दीज आर जस्ट वेरी फ्यू एग्जांपल्स। ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको डिटेल में मिल जाएंगे थोड़ी सी भी बेसिक रिसर्च करने के बाद। इनफैक्ट ऑन दिस चैनल आई मेड अ वीडियो ऑन हाई पेइंग जॉब्स इन कैनेडा। इफ यू वांट यू कैन वॉच दैट। मे बी यू गेट टू डिसाइड अ करियर पाथ आउट ऑफ दैट, एंड इफ नॉट, you can also try your luck in trades. Yes, people who work in different trades, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई प्लम्बर है, they make good money. It can be a good side gig. Yes, जो हम इमिग्रेंट्स हैं उन्हें ये सुन के बहुत अजीब लग सकता है कि यार अब मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करूँगा। बट डू यू इवन नो, जो इलेक्ट्रीशियंस हैं, जो एचवैक का काम करते हैं, जो प्लम्बिंग का काम करते हैं, हाउ मच मनी डू दे मेक? मेजॉरिटी ऑफ लो वेज अर्नर से कहीं ज़्यादा कमाते हैं वो। सो देयर इज़ ऑल्सो अ सर्टेन लैक ऑफ अवेयरनेस दैट आई फाइंड इन पीपल, स्पेशली जो इमिग्रेंट्स हैं, क्योंकि हम ना बड़े एक क्लोज्ड माइंडसेट के साथ आते हैं कि भाई मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो सिर्फ यही करूँगा, ये कैसा काम करने के लिए कह रहे हो? सो यू हैव टू ब्रेक दैट माइंडसेट, स्पेशली अगर आप इस देश में वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो। सो टू सम इट ऑल अप, आपको अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाना है, जिससे कि मेरा मतलब है आपको अपनी सेविंग्स को बढ़ाना है। योर एम शुड बी टू सेव 20 to 30% ऑफ वट एवर यू आर अर्निंग। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आई विल डिस्कस दैट इन स्टेप 2।
बट इफ़ यू आर एबल टू डू दैट, यू आर अ हाई इनकम अर्नर, चाहे फिर आपकी सैलरी 60,000 हो, 1.5 लाख हो, ऑल डिपेंड्स अपॉन आपके एक्सपेंसेस कितने हैं एंड हाउ यू कैन मैनेज योर मनी। अब जब हाई इनकम की बात करो तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो लोगों का आता है वो ये कि यार हाई इनकम कमा के क्या फ़ायदा है, सारा तो सरकार टैक्स ले जाएगी। सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिडेस्ट आर्ग्यूमेंट्स दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, कि क्योंकि आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा इसलिए आप अपनी इनकम ही नहीं बढ़ाओगे। What world are you living in? Problem is a lot of people are still not aware about how registered accounts work and कैसे आप अपने टैक्स ब्रैकेट को चेंज कर सकते हो, अपने जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको कम कर सकते हो। जितना आपका टैक्स बनता है सरकार को देने का उसको आप बहुत सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हो, स्पेशली अगर आपकी इनकम के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं तो। एंड हाउ दैट वर्क्स, देयर आर सेवरल अकाउंट्स अवेलेबल, RRSP, TFSA, RESP, ये तो बेसिक अकाउंट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अकाउंट्स अवेलेबल हैं जिनको लेके आप टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं, आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया कि योर सेविंग रेट शुड बी 20 to 30%, वाई? क्योंकि इट फिट्स इन परफेक्टली विद हाउ RRSP एंड TFSA आर डिजाइंड। RRSP और TFSA दोनों टैक्स एडवांटेज अकाउंट्स हैं। इसके बारे में आप रिसर्च ज़रूर करें, डिटेल में जाके इसको समझें, क्योंकि कोई आपको समझाने नहीं आने वाला कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं एंड यू मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल अगर आप इन अकाउंट्स को प्रॉपरली नहीं यूज़ कर रहे हो तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साल के $1 लाख कमाते हैं, यू जनरेट $18,000 का रूम कि उतना पैसा आप अपने RRSP अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब उस कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट ये है कि जैसे ही आप उस अमाउंट को कंट्रीब्यूट करेंगे अपने RRSP अकाउंट में, वैसे ही आपकी जो इनकम है साल की वो कम हो जाएगी। अगर आपने पूरे 18,000 कंट्रीब्यूट करे, जो कि आपकी लिमिट बनती है 18% के हिसाब से, तो आपकी इनकम अब 82,000 मानी जाएगी। एंड क्योंकि पूरा साल जब आपके एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी पे की उसमें से उन्होंने टैक्स काट के दिया $1 लाख के हिसाब से, तो देखा जाए तो उन्होंने ज़्यादा टैक्स डिडक्ट किया जितना उन्हें करना चाहिए था, क्योंकि एम्प्लॉयर को नहीं पता कि आप ईयर एंड पे कितना कंट्रीब्यूशन करने वाले हो RRSP अकाउंट में। एंड जैसे ही आप उस कंट्रीब्यूशन को करते हो, आप अपने लिए एक अच्छे खासे मोटे टैक्स रिफंड को जनरेट कर लेते हो। अब बेनिफिट क्या है कि RRSP अकाउंट में जो आपके पैसे हैं, यू कैन इन्वेस्ट दैट कैन ग्रो टैक्स फ्री। एंड जब आप उसको अल्टीमेटली रिटायर होने के बाद निकालोगे, उसको पहले भी आप विड्रॉ कर सकते हो, देयर इज़ नो लॉक इन पीरियड एज सच। अगर आप किसी पर्टिकुलर GIC में इन्वेस्टेड हो तो इट्स अ सेपरेट थिंग, बट एज सच RRSP अकाउंट्स आर नॉट लॉक्ड। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट। येस, आप 65 से पहले पैसे विड्रॉ कर सकते हो, बस जितने भी आप विड्रॉ करोगे उतने पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो द आइडिया ऑफ RRSP इज़ कि आपकी अभी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कम हो जाए, क्योंकि अभी आपकी इनकम ज़्यादा है, एंड वो पैसा आप इन्वेस्ट करके उसको ग्रो कराएं। उस पर अगर आप डिविडेंड्स कमाएंगे, हाई रिटर्न्स कमाएंगे, दे विल बी ऑल टैक्स फ्री अनटिल एंड अनलेस यू टेक दैट मनी आउट बाय सेलिंग दोज इन्वेस्टमेंट्स। तो द आइडिया ऑफ RRSP इज़ कि जब आपकी इनकम ज़्यादा है तब आप उस टैक्स को बचा लें, एंड देन जब रिटायरमेंट के बाद आपकी टोटल इनकम कम होगी तब आप सिर्फ उतने अमाउंट पर टैक्स पे करें जितना अमाउंट आपको अपने खर्चे के लिए चाहिए, बाकी अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट के साथ ग्रो होता रहेगा। अनदर टाइप ऑफ अकाउंट विच इज़ TFSA, इसको भी थोड़े से ब्रीफ में समझते हैं। TFSA में आपको टैक्स एडवांटेज इस तरीके से नहीं मिलता कि आपकी इनकम कम हो जाती है, बट TFSA आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का मौका देता है विदाउट एनी कैपिटल गेन्स टैक्स। लेट्स से आप TFSA में आज $5,000 डालते हो एंड कुछ महीनों बाद जाके वो पैसा $15,000 हो जाता है। अनरियलिस्टिक है, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल से लेट्स से वो पैसा इतना बढ़ जाता है, एंड नाउ इफ़ यू विड्रॉ दैट मनी यू वोंट पे एनी कैपिटल गेन्स टैक्सेस ऑन दैट। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्योंकि दोनों अकाउंट्स रजिस्टर्ड अकाउंट्स हैं, तो इनकी एक एनुअल लिमिट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल, इस साल TFSA की लिमिट इज $7,000 एंड जो RRSP की लिमिट है दैट इज अराउंड 18% ऑफ योर इनकम, एंड अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो समवेयर अराउंड $30,500, अप्रॉक्सीमेटली दैट अमाउंट। थर्ड एग्जांपल इज RESP। अगर आपको अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए सेव करना है तो उसके लिए एक रजिस्टर्ड अकाउंट अवेलेबल है आपके पास। जब आप इसमें पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करते हो तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कॉन्ट्रीब्यूट्स इनटू दैट। अगर आप $2,500 डालते हो साल के उस अकाउंट में तो गवर्नमेंट से आपको $500 मिलेंगे। दैट इज़ 20% रिटर्न। आपको अच्छे खासे ETFs नहीं देंगे 20% रिटर्न। आपका कंट्रीब्यूशन प्लस गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन मिल के टैक्स फ्री ग्रो हो सकता है। इन्वेस्ट कर सकते हैं आप किसी भी ETF में। एंड ये सारी चीज़ें इस बात से रिलेटेड हैं कि यहाँ पर ना बहुत सारे लोग टैक्स स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते। टैक्सेस को समझना, वो कैसे काम करते हैं उनको समझना, एंड आप कैसे अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हो वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर उसके लिए आपको ज़रूरत पड़े किसी टैक्स एडवाइज़र की तो ज़रूर करें। You will pay some amount, you will learn a lot more, and you will save a lot more than what you have paid to that advisor. So understanding taxes and how they work
And again, this is something that you have to do. Nobody is going to come and do it for you. So start researching कि कैसे आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो उसे ना बचा के, क्योंकि आपके पास लीगल वेज अवेलेबल हैं टैक्सेस को कम करने के एंड उस पैसे को इन्वेस्ट करने के. Moving on to third step, which is the last and final step. And obviously जब आपकी income high है, when you know about what accounts to invest in, third comes कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें. अब देखो, अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद है आप उसमें इन्वेस्ट करें, अगर आपको ETFs पसंद है उसमें इन्वेस्ट करें, स्टॉक्स पसंद है उसमें इन्वेस्ट करें. पॉइंट इज दैट यू विल नीड टू हैव सम फाइनेंशियल लिटरेसी. आपको पढ़ना पड़ेगा, इस बारे में समझना पड़ेगा, हाउ मनी वर्क्स, हाउ इन्वेस्टमेंट वर्क्स, हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स. एंड अगेन nobody is going to do it for you. ये आपका काम है and it is also as important as your active day job. So start researching about how you can invest your money. Start researching about कैसे आप अपने पैसे को ग्रो करा सकते हो. अगर आपको कुछ भी नहीं पता एंड आप एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलना चाहते हैं कि यार मेरे को रिटर्न्स हद से ज़्यादा नहीं चाहिए, आई वॉन्ट एवरेज रिटर्न्स बट आई वॉन्ट सेफ रिटर्न्स, ETFs आर अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट दैट. इस चैनल पर हमने ETF इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग हमने पूरी सीरीज़ बनाई है कि कैसे आप कनाडा में ETF इन्वेस्टिंग को शुरू कर सकते हैं. अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हैं, आपको नहीं पता है कि ETFs क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू वॉच दैट. इट विल बी रियली हेल्पफुल टू एटलीस्ट गेन सम नॉलेज अबाउट हाउ दीज थिंग्स वर्क. एंड जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, यू माइट फाइंड सम बेटर ऑप्शंस. सो द एम ऑफ द चैनल एंड द सीरीज इज टू मेक एवरीबडी स्मार्टर अबाउट देयर डिसीजंस, मोर वाइजर अबाउट देयर डिसीजंस. एंड आई ऑल्सो अग्री टू द केस कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं. स्टिल इफ यू नीड पर्सनल हेल्प, हायर अ फी ओनली फाइनेंशियल प्लानर. वाई अ फी ओनली? क्योंकि वो एक बेस फी लेगा आपसे, बट वो आपके हित में काम करेगा. वो उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को सजेस्ट नहीं करेगा जिसमें उनका फ़ायदा है, बल्कि उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को सजेस्ट करेगा जो आपके लिए बेनिफिशियल है. जो फ़ी ओनली फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं वो आपसे स्टार्टिंग में थोड़ी फीस लेते हैं, बट अगर आप फ़ी बेस्ड के साथ जाओगे जो कि कमीशन चार्ज करते हैं, यू विल डेफिनेटली एंड अप पेइंग मल्टीपल टाइम्स दैन जो कि आप एक फ़ी ओनली फाइनेंशियल एडवाइजर को दोगे. रिमेंबर दैट बिल्डिंग वेल्थ इन कैनेडा इज़ नॉट अ स्प्रिंट. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट. इट्स अ मैराथन. बट यू हैव टू स्टार्ट द रेस समवेयर एंड उसको स्मार्ट तरीके से स्टार्ट करना है, स्मार्ट डिसीजंस के साथ स्टार्ट करना है. On that note, I'll end today's video. But if you found something insightful out of this video, consider subscribing Workwise Canada. We regularly post videos regarding career insights and building wealth in Canada. So stay wise. Until the next time.